हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। देखो, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे और वहाँ पर हमने एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुकी है और अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और देखो, हम लोगों ने जब बात की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो हम लोगों ने बात की थी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तीन तरह की होती है। फर्स्ट वन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन हमने जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे FRSR। देन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे इसको बोल रहे थे हम ESR। एंड द नेक्स्ट हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं NSR। अब सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो हमें तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, जहां पर हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है हमें? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? एल्केन्स की। और आपको पता है एल्केन्स आर नॉन पोलर। एल्केन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। सो दे शो नॉन पोलर मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म शो करेंगे? नॉन पोलर मैकेनिज्म। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ये क्या शो करेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको कहीं पे भी अगर हेल्प मिल जाए, हेल्प मतलब H stands for heat, E stands for electricity, L stands for light and P stands for peroxide। तो अगर कभी भी आपको हेल्प मिल जाए, यानी इनमें से कोई भी कंपाउंड मिल जाए, तो आपको वहां पे हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन ही करानी है। फ्री रेडिकल रिएक्शन ही करानी है। मैंने बोला फ्री रेडिकल रिएक्शन करानी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं। वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, वहां पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है। जैसे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमने देखा था, जब हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, कि पेरोक्साइड क्या कराता है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कराता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट क्या करा रही है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो आपको तो जहां पे भी हेल्प मिल जाए, आप वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करोगे। अभी जितने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उनको सबको आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में मैं सबसे पहले पढ़ूंगा बेटा हैलोजिनेशन। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा हैलोजिनेशन। देन उसके बाद फिर हम लोग आगे जाके नाइट्रेशन वगैरह भी पढ़ेंगे, सल्फोनेशन भी पढ़ेंगे, रीड्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे, है ना, फ्लोरिनेशन भी पढ़ेंगे, काफी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं हैलोजिनेशन।
सबसे पहला क्या हम लोग पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन। अगर मैं बात करूं हेलोजिनेशन क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन, substitution of hydrogen by halogen is called substitution। सर सब्स्टिट्यूट किया किसमें से, तो किसमें से कर रहे हैं, किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एल्केन की, इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। याद रखना है कहां पे होगी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रोजन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, और कहां होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और लाइट को हम लिखते हैं एच न्यू, लाइट को क्या लिखते हैं हम लोग, एच न्यू। अब देखो यहां पे अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को हम लोग 3 स्टेप में करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज चेन इनिशिएशन स्टेप, स्टेप नंबर 2 इज चेन प्रोपगेशन स्टेप, एंड स्टेप नंबर 3 इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो देखो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया RH और मैं इसका एडिशन करा रहा हूं H2 का इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू यानी सनलाइट, और मेरा प्रोडक्ट बन रहा है RX प्लस HX। मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, RX प्लस HX। मैकेनिज्म वाइज देखते हैं कि कैसे होगा। देखो अगर मैं मैकेनिज्म वाइज देखता हूं, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, हेलोजन आएगा यानी डाई हैलाइड आएगा। जब आप इसको लाइट दोगे तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा फ्री रेडिकल में। देखो होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो कौन सी क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, और किस में कन्वर्ट होगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला है लाइट की प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल तो बनेगा ही बनेगा। अब आता है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, देखो यहां करके बताता हूं चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा। चेन प्रोपगेशन स्टेप में आपका एल्केन आएगा और उसके पास आएगा X फ्री रेडिकल। जब इसके पास X फ्री रेडिकल आया तो फ्री रेडिकल इसमें भी कौन सा ब्रेक डाउन कराएगा, फ्री रेडिकल ब्रेक डाउन कराएगा यानी होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल में। अब हमें पता है H फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल, so rapidly attack on X free radical। X free radical क्या है, हाईली अनस्टेबल है, तो रैपिडली किस पे अटैक करेगा, X free radical पे, और क्या बना देगा HX, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, R free radical। देखो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन फ्री रेडिकल मिल रहा है, that means this step is rate determining step। अब फर्दर क्या होगा, सेकंड स्टेप में देखो मैंने आपको पहले भी बताया है चेन प्रोपगेशन स्टेप भी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। दिस इज स्टेप नंबर 1 व्हिच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहां पर क्या होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, स्टेप नंबर 2 की। जब फ्री रेडिकल जो होगा वो वापस कांटेक्ट में आएगा डाई हैलाइड यानी X2 के, और इसमें क्लीवेज कराएगा फिर से फ्री रेडिकल क्लीवेज, और अब हेलोजन किससे अटैच हो जाएगा, X से, और अब एल्काइल ग्रुप किससे अटैच हो जाएगा, X से, और प्लस X फ्री रेडिकल बनाएगा, और यही क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, यही क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या ये बात समझ आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये वाली स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप है ना, ये फास्ट स्टेप, इससे आप रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो स्टेप नंबर 3 इज चेन टर्मिनेशन
स्टेप, थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होगा, देखो कुछ आर फ्री रेडिकल बचे होंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे आर आर, लेकिन किसमें बनाएंगे, इन ट्रेस में। इन ट्रेस का मतलब बहुत कम अमाउंट में बनेगा क्योंकि बहुत कम आर होंगे। कुछ आर फ्री रेडिकल होंगे जो एक्स फ्री रेडिकल से भी रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे आर एक्स, ये भी क्या होगा इन ट्रेस अमाउंट। सेम कुछ एक्स फ्री रेडिकल भी होंगे जो आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे X2, जो क्या होगा कंज्यूम हो जाएगा वापस से रिएक्शन में। तो इस तरह से क्या हुआ, आपकी तीनों स्टेप हुई, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। जरा इसको नोट करो। अब अगर मैं आगे बात करता हूं, देखो यहां पर इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। सो हम लिख सकते हैं यहां पर इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, सो reactivity of alkanes towards FR-SR free radical substitution reaction is directly proportional to stability of carbon free radical, है ना, stability of carbon free radical। समझ आ रहा है, यानी रिएक्टिविटी जो होगी अल्केन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, वो हमेशा डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल के ऊपर। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं, देखो मैंने हेलोजन लिया X2, X2 में भी F2 Cl2 Br2 एंड I2, F2 में भी X2 में भी F2 Cl2 Br2 और I2। अब यहां पे अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं, यहां अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2, देन होता है Cl2, देन होता है Br2 और सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है बेटा, I2 होता है। अब क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है H न्यू, तो अगर मैं Cl2 और Br2 को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लाइट के ऊपर, है ना। H न्यू की जो वैल्यू है यानी एनर्जी है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए किससे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2। अब इट डजंट मैटर विच वन इज X2, X2 कौन सा है ना, ये मैटर नहीं करता। सपोज दैट Cl2 और I2 है तो मैं H न्यू क्या होगी, इनके अकॉर्डिंग भी अलग अलग ही यूज होगी। Cl2 के अकॉर्डिंग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, I2 के अकॉर्डिंग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2। सेम अगर मैं एल्केन्स की बात करता हूं, देखो ये आपने लिख लिया होगा, अगर सेम मैं एल्केन्स की बात करता हूं, फॉर एल्केन्स रिएक्टिविटी ऑर्डर of alkanes towards FR-SR free radical substitution reaction। तो एक मैं एल्केन बना रहा हूं CH3 CH3, एक बना रहा हूं CH3 CH CH3 CH2 CH3, और एक बना रहा हूं CH3 C CH3 CH3 और H। मैं यहाँ पे एक एक कार्बन सेलेक्ट कर रहा हूं। सपोज दैट मैंने इस एल्केन का ये कार्बन लिया, इसका ये कार्बन और इसका ये कार्बन। तो देखो अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन, देखो हम सेलेक्टिव कार्बन ले रहे हैं बेटा, सेलेक्टिव कार्बन ले रहे हैं, अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, और यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ इन तीनों के कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, वो होगा। लेकिन याद क्या रखना है, अगर मैं इस कार्बन को और इस कार्बन को कंपेयर करूंगा तो तीनों जो है 1 डिग्री आ जाएंगे, है ना, तीनों 1 डिग्री, तो इनकी रिएक्टिविटी सेम होगी। तो मैं हमेशा कौन से कार्बन की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बात करूंगा, जिसकी डिग्री
ज्यादा हो, जहां से मैं हाइड्रोजन रिमूव करके अपना मेजर प्रोडक्ट बना सकूं। अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो भी आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहां क्लियर हो जाए। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, फ्लोरीनेशन, है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ्लोरीनेशन। सबसे पहले बात करेंगे ए पार्ट, हेलोजिनेशन के अंदर पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट है एफ फ्लोरीनेशन, है ना। फ्लोरीनेशन ऑफ एडिशन ऑफ F2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, या आप तो सिंपल बोल दो एडिशन ऑफ F2। तो देखो F2 इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। F2 क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक and uncontrolled प्रोसेस। फ्लोरीनेशन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस और साथ में अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, यानी बहुत तेज होता है ना। सपोज दैट कैसे, सपोज दैट मैंने लिया RH और मैंने यहाँ पर फ्लोरीनेशन कराया है ना, F2 का एडिशन कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देगा, सपोज दैट मैं ले रहा हूँ CH4 ले लेता हूँ, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा कार्बन ब्लैक प्लस 4HF, ये बना देगा, है ना। यानी मुझे तो क्या चाहिए था, एल्किल हैलाइड, लेकिन मुझे क्या मिला, कार्बन ब्लैक। और फ्लोरीनेशन इतना ज्यादा, फ्लोरीन जो है इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि फ्लोरीनेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन डार्क। फ्लोरीनेशन अंधेरे में भी हो जाता है ना, इतना तेज होता है फ्लोरीनेशन हमेशा। यानी फ्लोरीनेशन जो है वो इतना हाईली अनकंट्रोल्ड और हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि वो अंधेरे में भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। तो फ्लोरीनेशन क्या है, अंधेरे में भी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल फ्लोरीनेशन कराएं तो हमें फ्लोरीन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप कभी नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरे को एल्काइल हैलाइड चाहिए, तो फ्लोरीन के साथ कभी भी फ्लोरीन का एल्काइल हैलाइड हमें कभी भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। क्यों, कि आप जब भी रिएक्शन कराओगे आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा मिलेगा कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्लोरीनेशन। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं किसकी, क्लोरीनेशन। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो क्लोरीनेशन की। बी इज क्लोरीनेशन यानी एडिशन ऑफ Cl2। अब क्लोरीनेशन जो है वो नॉर्मल रहता है। तो देखो सपोज दैट मैंने बोला CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, CH3Cl एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड नहीं बन रहा था लेकिन एल्काइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, प्लस HCl। अब थोड़ी सी भी सनलाइट होगी तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, लाइक देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने बोला CH4 को Cl2 से रिएक्ट कर रहा हूं डार्क में, CH4 को Cl2 से रिएक्ट कर रहा हूं डार्क में, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी मीथेन का अगर मैं क्लोरीनेशन डार्क में कराऊंगा तो वो क्लोरीनेशन होगा ही नहीं। या अगर मैं आपको बोल दूं CH4 प्लस Cl2 और मैं बोलूं कि मैं दोपहर के 12 बजे 12 नून क्लोरीनेशन करा रहा हूं, तो 12 नून जो है लाइट की इंटेंसिटी और एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट क्लोरीनेशन होगा और कंपाउंड बन जाएगा फिर से कार्बन ब्लैक प्लस 4HCl। तो फिर से क्या बन जाएगा, कार्बन ब्लैक प्लस 4HCl। सेम देखो, यही अगर मेरे को एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, मुझे एग्जामिनर बोले क्वेश्चन में कि मैंने आपको CH4 दिया है और आप उसका क्लोरीनेशन करा रहे हो, जिसमें CH4 क्या है, एक्सिस में, जिसमें CH4 क्या है, एक्सिस में। तो अगर CH4 एक्सिस में है तो क्या हुआ, CH3 और Cl प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। अब क्लोरीन तो लिमिटेड था, क्लोरीन कंज्यूम हो गया। अब क्लोरीन कंज्यूम होने के बाद
जो CH4 एक्सिस में है वो वैसा का वैसे ही बचा रहेगा और कुछ CH4 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर मुझे ये बोल देता कि आपका CH4 जो है उसका क्लोरीनेशन हो रहा है, इसमें एक्सिस में है Cl2, अब लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, सबसे पहले बनेगा CH3Cl प्लस HCl, है ना। लेकिन जैसे CH3Cl प्लस HCl बना, तुरंत वापस लाइट तो है ही और Cl2 क्या है, एक्सिस में है। तो अब क्लोरीन क्या करेगा, फिर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, CH2Cl2, बट अगेन लाइट तो है ही और क्लोरीन तो एक्सिस में है, तो क्या बनाएगा, CHCl3, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, दिस इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। बट अब भी इसके पास रिमूवेबल हाइड्रोजन है और हमारे पास Cl2 क्या है, एक्सिस में है, तो क्या बनाएगा, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आपको ये याद रखना है कि आपको एक्सिस में क्या दिया है, CH4 दिया है या Cl2 दिया है, जरा इसको नोट करो। अब यहीं पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जरा यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं हमें, है ना। नॉर्मल रिएक्शन तो हर किसी को पता है, यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स या मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स are formed by chlorination of first, मैं कंपाउंड बना रहा हूं CH3CH2CH3, एक फ्लोरिनेशन इसका बना रहा हूं और एक फ्लोरिनेशन कर रहा हूं किसका, CH3CH2CH3, इन दो कंपाउंड का करा रहा हूं पहले। तो देखो पहले मैं सेकंड वाला कर रहा हूं फिर फर्स्ट वाला करूंगा, वाला बाद में करेंगे, पहले सेकंड वाला करते हैं। अगर मैं सेकंड वाला कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं CH3CH2CH3, तो जरा ध्यान से देखो, अगर क्लोरीनेशन कर रहा हूं और क्या बोला है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन रहा है, मोनोक्लोरो मतलब एक ही क्लोरीन, तो क्या मैं यहां से क्लोरीन हटा सकता, यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ सकता हूं। देखो यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ूं या यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ूं, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। तो मैंने एक क्लोरीन बना दिया है CH3CH2CH2Cl, एक प्रोडक्ट तो बन गया। अब यहां जोड़ता प्रोडक्ट तो सेम ही बनता, और क्लोरीन कहां जोड़ सकता हूं, और क्लोरीन जोड़ सकता हूं यहां पर, तो ये तो एक प्रोडक्ट बन गया। और यहां पर जोड़ने पे क्या बनेगा, CH3CHCl और CH3, ये बन गया। तो देखो आपके पास कितने बने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, दो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आपके पास फॉर्म हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं ना, यहाँ कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने बेटा, दो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं फर्स्ट वाले में CH3CH CH3CH2CH3। अब क्लोरीन एक एक करके लगाते रहो, एक बार यहां लगाएंगे, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। सबसे पहले यहां लगा रहा हूं, तो कंपाउंड बनेगा फर्स्ट प्रोडक्ट CH3, फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा CH3CH CH3CH2CH2Cl, दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट, है ना। ये हमारा फर्स्ट बन गया, इधर लिख देता हूं, ये बन गया फर्स्ट। सेकंड क्या बनेगा, यहां लगाता हूं CH3CH CH3CHCl और CH3, दिस इज सेकंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब यहां लगाता हूं, तो क्या बनेगा CH3C CH3Cl CH2CH3, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया थर्ड। नाउ लास्ट प्रोडक्ट फोर्थ, देखो यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, दोनों सेम ही बात है ना, क्योंकि दोनों टर्मिनल है, सेम है। अगर मैं इसकी और इसकी बोलता तो ये दोनों सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यार CH3 के साथ CH से ये जुड़ा हुआ है,
जब क्या CH2 से ये जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, तो यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो मैंने बोला Cl CH2 CH CH3 CH2 CH3, तो मेरा बना 4। तो बताओ टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने बने? टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने बने? टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर 4, बट ये कब है? एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को एक्सक्लूड करके 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं को एग्जामिनर बोल दे कि इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर को इंक्लूड करके बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए क्या चाहिए? कायरल कार्बन। जरा चेक करो क्या यहाँ पे कोई भी कार्बन कायरल है? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन 2 सेम ग्रुप है। कायरल कार्बन क्या होता है? जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो? डिफरेंट हो। यहाँ तो वैलेंसी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी 2 सेम है, यानी यहाँ तो कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ चेक करते हैं CH3 सेम है, यहाँ पर 2 CH3 लगे हुए हैं इस कार्बन से। इस कार्बन पे देखो एक ये ग्रुप लगा है, एक ये ग्रुप लगा है, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, दैट मींस ये कार्बन कायरल कार्बन है। और जो कार्बन कायरल कार्बन होता है वो क्या करता है? एन एंटिओमर बनाता है, यानी एक बनाएगा R फॉर्म और एक बनाएगा S फॉर्म, एक बनाएगा R फॉर्म और एक बनाएगा S फॉर्म। यहां चेक करो, यहां पर ये कार्बन कायरल है क्या? नहीं, यहां पर भी कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। यहां चेक करते हैं, देखो ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। इस कार्बन के साथ CH3 जुड़ा है और CH2Cl और हाइड्रोजन, दैट मींस दिस कार्बन इज कायरल। तो ये कायरल कार्बन, ये कार्बन भी कायरल है, तो ये भी क्या बनाएगा? एक R बनाएगा और एक S बनाएगा। अब आइसोमर काउंट करो। फर्स्ट आइसोमर इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ ये, फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ। इसका मतलब इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स वी हैव टोटल 6 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। तो मैं लिख सकता हूं इसी के नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूं इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर 6। कितने? 6 से लिखा है ना, R6। और देखो मैंने नंबरिंग करके भी आपको बता दिया। अगर एक्सक्लूडिंग बोला होता मोनोक्लोरो ऑप्टिकल या एक्टिव को तो कितने होते? तो होते बेटा 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको बता दूं, ये क्वेश्चन IIT में भी आ चुका है और AIPMT में भी आ चुका है, ठीक है? तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको नोट करते हैं। देन फिर हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अब रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। देखो इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसी के अंदर है ना, क्लोरीनेशन के अंदर ही बात कर रहे हैं हम लोग बेटा क्लोरीनेशन के अंदर ही बात कर। तो मैं बात कर रहा हूं कहां पर? यहाँ पे रिलेटिव रेट of abstraction of 1 degree hydrogen, 2 degree hydrogen and 3 degree hydrogen at 27 degree Celsius temperature. So rate of abstraction of 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogen at 27 degree Celsius. तो देखो क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 2 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होगा वो होगा 1:3.8:5। क्या होगा रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? 1:3.8:5। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज दैट मैंने आपको बोला CH3 CH2 CH3, आपके पास था एक एल्केन और आपने क्या किया? इसका क्लोरीनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और आपके पास 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए। एक बना CH3 CH2
CH2Cl और दूसरा बना CH3CHCl और CH3। ये दो ही बनेंगे, या तो यहाँ क्लोरीन जुड़ेगा यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम है। तो मेजर कौन सा होगा? देखो देख के पता पड़ रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल बना होगा, जबकि यहाँ पे कितना बना होगा? 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल बना होगा। तो बताओ 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना है, तो वही प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। और ये प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? ये होगा माइनर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेजर जो प्रोडक्ट बना है वो कितना परसेंट बना है, अगर मैं आपसे पूछूं मेजर प्रोडक्ट कितना बना है और माइनर कितना बना है, तो इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, फर्स्ट प्रोडक्ट, और ये सेकंड प्रोडक्ट। तो अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है तो मेरे लिए कौन हेल्पफुल रहेगा? मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। देखो कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को, यही कर देते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा फर्स्ट पार्ट है ना, जहां मैं बोलूंगा रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। हम लोग रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं किसके लिए? 1 डिग्री, या रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट, ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट का कितना फॉर्मेशन हुआ, किस रेट से? तो देखो फर्स्ट में कौन रिमूव हुआ? 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव हुआ। अगर फर्स्ट में 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो देखो रिएक्टेंट साइड देखो, रिएक्टेंट साइड 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6, यानी 6 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेट कितना है? 1, यानी कितना आया? 6। तो रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 कितना आया? 6। सेम अगर मैं यहीं पे सेकंड बात करूं, रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड में क्या हो, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है? 2 डिग्री हाइड्रोजन। जरा देखो रिएक्टेंट में 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? रिएक्टेंट में 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो 2 इनटू इसका रेट कितना है? 3.8। तो कैलकुलेट कर लो, 2 8 जा 16.7.6। तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना है? 7.6 है। अब अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, इसको मिटा दे रहा हूं है ना, यहां लिख रहा हूं, अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कितना फॉर्म हुआ? तो रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट अपॉन रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, तो कितना हो गया? परसेंटेज है तो इनटू 100। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 44%, नियर अबाउट। सेम परसेंटेज ऑफ सेकंड क्या होगा? 7.6 अपॉन 6 प्लस 7.6 इनटू 100, तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा? 56% आ जाएगा। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंट बना है, तो आप बता सकते हो कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो 56% बना है, और जो माइनर प्रोडक्ट है वो 44% बना। आप ऐसे इसको बता सकते हो बेटा। तो जरा इसको नोट करो। ठीक, अब ये था क्लोरीनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ब्रोमिनेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? ब्रोमिनेशन के बारे में। तो देखो थर्ड मतलब सी पार्ट, सी इज ब्रोमिनेशन, सी इज ब्रोमिनेशन यानी एडिशन ऑफ Br2। तो हमको पता है कि Br2 इज लेस रिएक्टिव, Br2 is less reactive than Cl2, so bromination is slower than chlorination। ब्रोमिनेशन क्या होता है? क्लोरीनेशन से स्लो होता है। क्यों? क्योंकि Br2 is less reactive than Cl2। अब Br2 में भी यार सेम यही होगा, देखो CH4 प्लस Br2 सेम एज क्लोरीनेशन ही होगा, लाइट की प्रेजेंस में ये बनाएगा CH3Br यानी एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा और साथ में बना देगा HBr। ठीक है, ब्रोमिनेशन स्लो होगा लेकिन होगा सेम किसकी तरह? क्लोरीनेशन की तरह।
और यहां पे भी अगर मैं बात करूं रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, relative rate of abstraction of 1 degree hydrogen, 2 degree hydrogen and 3 degree hydrogen, तो उसका relative rate of abstraction at 27 degree Celsius कितना होगा? तो उसका होगा 1:82:1600. तो 1 degree hydrogen is to 2 degree hydrogen is to 3 degree hydrogen का जो relative rate होगा वो कितना होगा? वो होगा 1:82:1600. क्यों? क्योंकि ब्रोमिनेशन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, ब्रोमीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, और ब्रोमिनेशन क्या होता है? स्लोअर होता है एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन. तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा क्लोरीनेशन. अब लास्ट हमारा बचता है आयोडीनेशन. अब लास्ट हमारा क्या बचेगा? लास्ट हमारा बचेगा बेटा आयोडीनेशन. मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप साथ साथ नोट कर रहे हैं. तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड डी पार्ट, आयोडीनेशन. आयोडीनेशन का मतलब क्या होगा? आयोडीनेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ आयोडीन. यहां पे आपको क्या याद रखना है? जब भी आप एल्केन में एडिशन कराओगे I2 का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये बनेगा CH3I प्लस HI, और ये रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्सिबल रिएक्शन. तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूं, मैं लिखता हूं I2 इज वेरी लेस रिएक्टिव, सो आयोडीनेशन is a reversible प्रोसेस. ठीक है, आयोडीनेशन रिवर्सिबल प्रोसेस होगा. अब सुनो क्यों आयोडीनेशन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. ठीक है, पहली बात तो वेरी स्लो है, तो प्रोडक्ट बन रहा है, इतने में क्या हो रहा है? जैसे ही प्रोडक्ट बना वो वापस रिएक्टेंट बनने लग रहा है, क्योंकि प्रोसेस क्या हो रहा है? बहुत स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जा रहा है, और रिएक्शन क्या हो जा रही है? रिवर्सिबल हो जा रही है. अब होता क्या है वो समझो. जब भी HI का फॉर्मेशन होगा, देखो जब भी आयोडीनेशन होगा तो HI का फॉर्मेशन हो रहा है, और HI क्या है? HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है. तो जब भी HI रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा? CH3I जो है एल्केन हैलाइड, उसको रिड्यूस करके वापस किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में I2 बना देगा. तो ऐसा ना हो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसी चीज यूज करनी पड़ेगी जो HI को रोक दे या कंज्यूम कर ले. तो देखो CH4 plus I2 gives CH3I plus HI. और यहां पर मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? देखो एक तो है रेड फॉस्फोरस. सबको पता है कि रेड फॉस्फोरस क्या करेगी? एब्जॉर्ब HI को क्या कर लेगी? रेड फॉस्फोरस एब्जॉर्ब कर लेगी. या फिर आप क्या कर सकते हो? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, जैसे HiO3. इसको हम लोग बोलते हैं आयोडिक एसिड. ठीक है, ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? HI रिड्यूसिंग एजेंट से इससे रिएक्ट करके इसको अलग कर देगा, और आपका एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. लेकिन अगर आप नॉर्मली रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल रहेगी, प्रोडक्ट बन के वापस रिएक्टेंट बनता रहेगा. तो आपको ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि आयोडीनेशन के लिए मैं क्या करूंगा? तो आयोडीनेशन के लिए या तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा लाइक आयोडिक एसिड, या फिर क्या यूज करूंगा? रेड फॉस्फोरस, जो क्या करेगी? HI को एब्जॉर्ब करेगी. तो इसी के साथ आज समाप्त होता है हमारा आयोडीनेशन. इसी के साथ आज हमारा समाप्त हो गया है यहाँ पे ये आयोडीनेशन. यानी आज हमने कवर अप कर लिया है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन. तो आज हम लोगों ने कवर अप कर लिया है बेटा हैलोजिनेशन. नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एल्कीन्स में या एलाइलिक कंपाउंड्स में किस तरह से हैलोजिनेशन करेंगे. देन हम नाइट्रेशन एंड अदर रिएक्शंस पढ़ेंगे.
तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो।